नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के राजनीतिक प्रदेश में सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की तुलना में व्यक्तिगत अपमान और अभद्र भाषा का बोलबाला है। तेलंगाना की धरती जो कभी आंदोलनों की धरती थी, अब राजनीतिक गुटों के शासन में। विशेष रूप से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर का रवैया अब एक चर्चित मुद्दा बन गया है। बीआरएस के 10 वर्षीय शासन पर अंकुश लगाने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस उसी भाषा युद्ध को जारी रखे हुए है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विधानसभा में या सार्वजनिक सभाओं में बीआरएस नेताओं पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कई बार उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है। इसी बीच विदेश में पढ़ाई करने और कॉर्पोरेट शैली में राजनीति करने के लिए जाने जाने वाले केटीआर ने हार के बाद अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। रेवंत रेड्डी की आलोचनाओं का जवाब देने के चक्कर में वो अपना संयम भी खो रहे हैं। खम्मम में केटीआर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी आलोचना हो रही है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रेवंत रेड्डी को गुंडा कहकर उनकी आलोचना करने के साथ साथ केटीआर भी उसी तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है कि एक्स पर राहुल गांधी को निशाना बनाकर किए गए केटीआर के व्यक्तिगत हमले उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीति में आलोचना और प्रतिवाद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। बीआरएस द्वारा ये कहना कि चूंकि रेवंत की आलोचना हो रही है इसलिए रेवंत की हम भी आलोचना करेंगे, ये गलत है। पार्टी के मनोबल को ठेस पहुंचाता है। बेरोजगार व्यक्तियों ने तेलंगाना सरकार से रोजगार कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के बाद धरना प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के लाइन के नीचे आयोजित किया गया था, जहां प्रतिभागी सड़क पर बैठे थे। इस विरोध प्रदर्शन के वजह से बुधवार की रात को दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के पास भारी ट्रैफिक जाम हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में रोजगार की तलाश कर रहे लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। उन्होंने नारे लगाए और बैनर भी लिए हुए थे। विरोध प्रदर्शन के बाद लिए हुए बैनर में लिखा था, हमें कांग्रेस का शासन नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और विधानसभा में घोषित जॉब कैलेंडर को तुरंत जारी किया जाए, जैसे नारे भी लगाए गए। हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन के पास हुए विरोध प्रदर्शन में दिलसुख नगर की कई लाइब्रेरीज और हॉस्टल से लगभग 500 प्रदर्शनकारी शामिल हुए। मौके पर पुलिस ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास करती नजर आई है। आज भी बेरोजगार लोग तेलंगाना जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक एक कविता के नेतृत्व वाली तेलंगाना जागृति एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाने की राह पर है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पिछले साल पार्टी से निष्कासित की गई पूर्व बीआरएस के एमएलसी ने कथित तौर पर 7 जनवरी को 32 समितियों का गठन किया और आगे की रणनीति के लिए राज्यव्यापी योजना तैयार करेंगी। सूत्रों के मुताबिक कविता ने बुधवार की रात को तेलंगाना जागृति के एजेंडा समिति के सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया, जिसे तेलंगाना के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। साथ ही कविता को पिछले साल बीआरएस से निष्कासित कर दिया गया था, जब उन्होंने अपने चचेरे भाई टी हरीश राव और पार्टी के अन्य सदस्यों की खुलेआम आलोचना करना शुरू कर दी थी। कविता के बीआरएस से बाहर निकलने और अपना खुद का संगठन शुरू करने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी, लेकिन पार्टी से निष्कासित होने तक उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी। बाद में उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे परिषद के अध्यक्ष ने इस हफ्ते की शुरुआत में स्वीकार कर लिया। समितियां पानी, धन आदि से संबंधित मुद्दे का अध्ययन करेंगी। खबरों के मुताबिक कविता ने अपने सदस्यों को जमीनी स्तर पर अध्ययन करने और इस महीने अपनी रिपोर्ट संगठन की संचालन समिति को सौंपने का निर्देश दिया है, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष एल रूप सिंह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने नदी के जल के उपयोग के संबंध में तेलंगाना राज्य के साथ घोर अन्याय करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। आज करीमनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस तथा आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआरसीपी एक दूसरे पर नदी के पानी का उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। वो जवाबी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी नदी के पानी के मुद्दे का इस्तेमाल लोगों का ध्यान उन 6 वादों से हटाने के लिए कर रही है जो उसने जनता से किए थे। साथ ही उन्होंने बीआरएस पर अपने शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा से बचने के लिए नाटक करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा गोदावरी नदी के पानी के उपयोग के संबंध में संयुक्त राज्य में भी तेलंगाना के साथ घोर अन्याय किया है। बंडी ने कहा कि संयुक्त राज्य में जहां कृष्णा नदी से तेलंगाना का हिस्सा 800 टीएमसी से ज्यादा है, वहां से 200 टीएमसी का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है और हालांकि गोदावरी के जल में 1400 टीएमसी पानी का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में 500 टीएमसी से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं अपने 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि चुनाव जीतना बहुत आसान है, लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। ओवैसी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद आपको वही रवैया रखना है जो चुनाव से पहले था। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हमारे जो भी पार्षद चुनाव जीतेंगे मैं यहीं रुकूंगा और उनसे काम करवाऊंगा। ओवैसी ने कहा कि मेरी कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस को और मजबूत बनाया जाए। चुनाव के समय आप जो रवैया रखते हैं उसी मिलनसारी के रवैये को चुनाव जीतने के बाद भी बरकरार रखिए।
रखिए। ओवैसी ने कहा कि गरीब आपके घर आता है तो उससे मुलाकात करिए, उनकी तकलीफों को दूर करने का काम कीजिए। उन्होंने कहा कि ये मजलिस का काम है। ओवैसी ने कहा कि जब आप चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे तो आप किसी का मजहब और जाति नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि वो आपके वार्ड का मेंबर है या नहीं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, तो इसलिए ये बुज़दिलाना हरकत किए और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की कितनी सीटें आपकी आई? सर जी, यहाँ पॉलिटिशियंस जो है सत्ताधारी, उन लोगों ने पैसा देके ये सब करवाया है, ऐसा आरोप कल के आपने अपने भाषण में किया था। इतना जल्द बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा ही इलेक्शन में ऐसा होना नहीं। देखिए, जो भी हरकत किए हैं पुलिस ने उनको पकड़ा है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोले हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करिए, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की वार्ड की जनता। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई जगनमोहन रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने कहा कि वो सूखे के चपेट में आए क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं। जगन ने कहा कि रायलसीमा के लिए शुरू की गई लिफ्ट सिंचाई परियोजना उनके लिए जीवन रेखा के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में चंद्रबाबू नायडू किसानों और राज्य की जनता के लिए खलनायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने चंद्रबाबू की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बैठने से आंध्र प्रदेश के हित खतरे में पड़ गए हैं। जगनमोहन ने कहा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य को गिरवी रख दिया है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई पर रेवंत की टिप्पणियां इसका परिणाम है। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक गुप्त समझौते पर अपनी मोहर लगा दी है। मंत्री कह रहे हैं कि रायलसीमा लिफ्ट की जरूरत नहीं है। रायलसीमा लिफ्ट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री रेवंत ने घोषणा की कि उन्होंने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को रोकने का आदेश दिया है। रेवंत की टिप्पणियां इस बात का परिणाम है कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को बिक्री के लिए रख दिया है। विधानसभा में उपस्थित गवाह के रूप में वाई जगन ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी का जवाब दिया। हुबली के शिवपुरा पुलिस स्टेशन में आज भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर निर्वस करने और मारपीट करने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये घटना बुधवार को सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आई है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने आज बेंगलुरु में इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित किया। कर्नाटक भाजपा ने हुबली में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता को कथित तौर पर निर्वस करने और उसके साथ मारपीट करने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। पीड़िता के भाई ने कहा कि हमने कल कांग्रेस पार्षद और 11 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ सर, हम लोग सुवर्ण कॉर्पोरेटर टोटल उन लोग आके 11-12 लोग को हम लोग कंप्लीट किए थे। पहला कंप्लीट किए थे, उन लोग नहीं दिए थे। कल थोड़ा हमारा सर आके हमको सपोर्ट किया था, थोड़ा बात करके कंप्लीट किए थे। हम एफआईआर दिए तभी पुलिस लोग नहीं पकड़े थे। हम लोग कंप्लेंट दे के आए था एक बार, उन लोग वो रिस्पॉन्सिबल नहीं दिए थे। कल कंप्लेंट किया था, अब दिए थे, उनको अरेस्ट नहीं किए थे। जो कॉर्पोरेटर आके हमको हमारे ऊपर कंप्लेंट दिया कि इमीडिएटली आके हमको अरेस्ट करे थे पुलिस लोग। अभी हम लोग कंप्लेंट दिया था, अभी तक उन लोग अरेस्ट नहीं हुआ है। वो थोड़ा बात करने के लिए उतना बोलते हैं। हाँ हुआ है, कल दिए सर एफआईआर कॉपी दिए से उन लोग हमको। मरीदास सुवर्ण कॉर्पोरेटर ज्ञानेश, डेविड, शड्रक, जॉनी, प्रशांत, निर्मला, जाशुआ, पित्तल, प्रशांत। नहीं कौन भी नहीं सर, उनका सब उनका फैमिली रिलेटिव है सर, कॉर्पोरेट का रिलेटिव है। सिर्फ हम 2 लोग रहने का, मैं मेरा सिस्टर मैं माँ, उतने 3 लोग। उनका कितना भी रौडी कोई भी नहीं सर, उनका रौडी लोग बहुत लोग हैं, 1000 तक रौडी लगे उन लोग। एक लेडी मारने के लिए उन लोग 12 लोग आए हैं। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आज केपीसीसी ऑफिस में चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस नेता गोविंद राज को पार्टी में शामिल करने के बाद एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुमारस्वामी के रवैये को देखते हुए इस बात की संभावना है कि जेडीएस पार्टी जल्द ही बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। अगर ये मर्ज हो जाती है तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम सीधे बीजेपी से ही लड़ सकते हैं। तब गेम के लिए 3 पार्टियां नहीं, सिर्फ हिसाब किताब के लिए 2 पार्टियों वाला कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कुमारस्वामी से ज्यादा पॉलिटिक्स का अनुभव है, वो सीएम
सीएम भले ही ना हो, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा अनुभव है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। बेल्लारी में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग पर कुमारस्वामी के एतराज पर जवाब देते हुए डीके ने पलटवार किया है। डीके ने कहा है कि मैंने लंबे समय तक मंत्री के तौर पर काम किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि राज कैसे करना है, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। मैं सैकड़ों नेताओं का स्वागत करता हूं, जिसमें चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जेडीएस पार्षद गोविंद राज, उनकी पत्नी गौरम्मा, चंद्रशेखर और पूर्व जेडीएस अध्यक्ष डेविड शामिल हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। डेवलपमेंट एजेंडे पर फोकस करते हुए केरला के सीएम पिनराई विजयन ने आने वाले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट के लिए 110 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। खास कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कमियों को दूर करने और खामियों को ठीक करने के मकसद से एक एक्शन प्लान पेश किया है। पिनराई ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा है कि वो चुनाव प्रचार में डेवलपमेंट एजेंडे पर मुख्य रूप से ध्यान दें। उन्होंने माना है कि कुछ इलाकों और कुछ सेक्टरों में कुछ कमियां हैं। मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अगले 2 महीनों में अपने अपने विभागों के प्रोजेक्ट पूरे करें। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए सीएमओ द्वारा तैयार किया गया 50 दिवसीय एक्शन प्लान भी फाइनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में पिनराई ने एलडीएफ की चुनावी रणनीति का खुलासा किया। एक मंत्री ने बताया कि मंत्रियों को अपने अपने विभागों के साथ साथ हर जिले में प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रोजेक्ट आखिरी स्टेज में है उन्हें पूरा किया जाना चाहिए और जो पूरे हो गए हैं उनका उद्घाटन किया जाना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लाभार्थियों तक पहुँचाने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुँचे। सीएम ने पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स पर बड़े पैमाने पर प्रचार करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री का कहना है कि बहुत काम हुआ है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। कोशिश ये सुनिश्चित करना है कि इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। उन विधानसभा क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एआईएडीएमके के महासचिव इडप्पडी के पलानीस्वामी ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन स्पष्ट किया है कि बैठक के दौरान गठबंधन से संबंधित मामलों पर चर्चा नहीं हुई है। पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि पट्टाली मक्कल कांची 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल होगी। इसके तुरंत बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस में बोलते हुए पलानीस्वामी ने कहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से वो शाह से तब नहीं मिल पाए जब वो पुदुकोट्टई में थे। उन्होंने आगे कहा है कि शाह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एआईएडीएमके के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके मजबूत बनी हुई है और बताया कि उसके गठबंधन ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 72 सीटों पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में बाहरी लोगों के शासन को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके अपने गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। पलानीस्वामी ने कहा कि मैंने कल रात 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मैंने उनसे तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की और डीएमके शासन के अंत पर चर्चा की है। एआईएडीएमके गठबंधन के लिए कई पार्टियों से बातचीत कर रही है और हम गठबंधन के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। भाजपा नेता के नमलई भाजपा उम्मीदवार तजिंदर सिंह तवाना के लिए बीएमसी चुनाव प्रचार में शामिल हुए। नमलई ने चुनाव प्रचार में भाग लेते हुए कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। भारत की सबसे बड़ी मतदाता आबादी युवा है। उनकी माता भी पार्षद रह चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा नेता वार्ड नंबर 47 से जीत हासिल करेंगे। ओनली इन भाजपा पार्टी में एक युवा नेता का मुंबई प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष का पार्टी एक मौका दे दिया। आपका मालूम है इंडिया में सबसे लार्ज सेक्शन ऑफ वोटर्स यंग है। सो एक यंग नेता हार्ट अच्छा जगह में है। उसका माताजी इधर 5 साल काम किया, कारपोरेटर रूप में काम किया। मेरा का सबका विश्वास है। मैं देख रहा हूँ, लास्ट 4 घंटे में देख रहा हूँ तेजिंदर के हमारा जनता का प्रीति बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। इधर तमिल मराठी सबसे भाई बहनों का प्यार ज़्यादा है। कारण माताजी इधर काम किया, तेजिंदर भाई काम किया, भाजपा इधर स्ट्रांग है। मेरा का संपूर्ण विश्वास है एक सबसे यंग नेता कारपोरेटर वार्ड 47 का मिलूंगा। जनवरी 15 वोटिंग डे है, 16 काउंटिंग डे है। नेक्स्ट 20 साल 30 इयर्स का मैं देख रहा हूँ। तेजिंदर भाई आगे बढ़ाना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे बढ़ाना चाहिए, दोनों आगे बढ़ाना चाहिए। सो मेरा को विश्वास है जनता 100% एक मौका दे दूंगा जी। इट्स वेरी क्लियर, पीपल वांट a triple engine government. If you look at Chennai, it is DMK at the top, BJP. Bangalore, Congress, BJP. Hyderabad, Congress, BJP. Here we are looking at the only city in our country where a triple engine sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this
तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी। पार्टी एक तरफ सहयोगी दलों से बातचीत बढ़ा रही तो वहीं दूसरी तरफ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जल्द ही तमिलनाडु दौरे की भी तैयारी है। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हफ्तों में तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व राज्य में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है। बीते कुछ महीनों में चर्चा सामने आई कि कांग्रेस अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके के साथ राजनीतिक बातचीत की संभावना तलाश रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन को लेकर कुछ खटास सी अटकलें लगाई जा रही। खासकर बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राज्य की राजनीति में इन मुद्दों पर काफी बहस हो रही है। हालात को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने डीएमके नेताओं से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगुवाई तमिलनाडु में कांग्रेस के इंचार्ज कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी शामिल हैं। ये टीम गठबंधन से जुड़े मुद्दों जैसे तालमेल, सीटों के बंटवारे और सरकार में कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा कर रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।